नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अतीक और अशरफ हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 5 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड के चौथे दिन बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शाहगंज थाने के प्रभारी 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। शाहगंज इंस्पेक्टर अश्वनी सिंह भी निलंबित किए गए हैं। एसआईटी ने मंगलवार को एसओ समेत सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, जिसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। घटना स्थल पर सतर्कता नहीं बरतने और लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर, अतीक और अशरफ हत्याकांड के राज्य से उठेगा पर्दा। 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए तीनों आरोपी। ये आपको बता दें कि प्रयागराज की सीडीएम कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। हालांकि एसआईटी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की ही मंजूरी दी। रिमांड में एसआईटी पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि हत्या के लिए आरोपियों को हथियार कहां से मिले, किसने दिए, साथ ही हत्या किस लिए की गई। आपको बता दें कि अब आरोपियों को 23 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद की संपत्ति पर ईडी ने कसा शिकंजा। यूपी से बंगाल तक हो रही शाइस्ता परवीन की तलाश। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद की मौत के बाद अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। 7,000 से ज्यादा बेनामी संपत्ति और 7,000 बैंक खातों की जांच होगी। इसमें रिहायशी संपत्तियों के अलावा खेती की जमीनों के दस्तावेज भी शामिल हैं। 700 करोड़ से ज्यादा की रकम बेनकाब हो चुकी है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की खोज में यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से बंगाल तक तलाशी अभियान छेड़ दिया है। लगातार लोकेशन बदलने की वजह से गुड्डू मुस्लिम भी अब तक शिकंजे से बाहर है। यूपी पुलिस को जल्द ही दोनों के पकड़े जाने का भरोसा है। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद की बहन और पत्नी के साथ छिप रहा उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर, पुलिस कर रही तलाश। ये आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिरा साई की तरह अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छिप रहा था। शूटर साबिरा, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन पिछले 30 दिनों से एक साथ हैं और पुलिस सूत्रों के मुताबिक वे पश्चिम बंगाल भी जा सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर साबिरा, आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन प्रयागराज कौशाम्बी के कछार के इलाके में लगातार लोकेशन बदलकर छिप रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा और शाइस्ता परवीन के साथ में आधे दर्जन से ज्यादा महिलाएं भी हैं, जो लगातार बुर्का पहनकर आयशा और शाइस्ता परवीन के साथ में रहती हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा और शाइस्ता परवीन रोजाना फोन और नंबर दोनों बदल रहे हैं। पुलिस के रडार पर वो लोग हैं जो लगातार आयशा, शाइस्ता और साबिर की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद हत्याकांड के जल्द ही खुलेंगे राज। हत्यारों से एसआईटी पूछेगी ये 20 बड़े सवाल। ये आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को आज प्रयागराज सीडीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों की कस्टडी मिलने के बाद एसआईटी टीम अब पूछताछ करेगी, जिसके बाद इस हत्याकांड की साजिश का खुलासा होगा। तीनों आरोपियों को पुलिस ने हत्याकांड के बाद मौके से गिरफ्तार किया था। दरअसल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मर्डर को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों ने जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे यह साफ हो गया है कि इन सबके पीछे कोई बड़ा हाथ है। एसआईटी इसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश में लगी है और 20 सवालों की लिस्ट बनकर तैयार है जो इनसे पूछे जाएंगे। उसमें पहला सवाल यह है कि अतीक और अशरफ का मर्डर क्यों किया, हत्याकांड की साजिश के पीछे कौन है, मर्डर तक हथियार कहां से मिले, हत्याकांड की प्लानिंग कैसे की, हत्याकांड के लिए फंडिंग कहां से मिली, हत्याकांड की प्लानिंग में कौन कौन शामिल हैं, क्या किसी और के इशारे पर हत्या की गई, क्या तीनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, तीनों एक दूसरे को कैसे मिले, जिस बाइक से आए वो बाइक कहां से मिली, मीडिया का आई कार्ड और कैमरा कहां से लिया, इस डबल मर्डर में कौन कौन लोग शामिल हैं, बिना मोबाइल के तीनों एकजुट कैसे हो गए, क्या किसी माफिया या गैंगस्टर से जुड़े हैं, मर्डर की प्लानिंग कब से कर रहे थे, प्रयागराज कैसे पहुंचे, महंगी जिगाना पिस्टल के लिए पैसे कहां से आए, रात में अस्पताल आने की जानकारी किसने दी, अतीक अहमद और अशरफ की लोकेशन किसने दी, हत्याकांड के बाद आप भागे क्यों नहीं। आपको बता दें कि ये वो 20 सवाल हैं जो एसआईटी आरोपियों से करने जा रही है। यदि आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम के हवाला रूट का हुआ खुलासा। पाकिस्तान पहुंचता था पैसा, एजेंसी की रडार पर 2 कारोबारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा फोकस इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की तह तक पहुंचना और शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का पता लगाना है। इस बीच अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद और गुड्डू के हवाला रूट का खुलासा हो चुका है। अब 2 हवाला कारोबारी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। ये वही रूट है जिसके जरिए दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को हथियार का पेमेंट भेजते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान तक हथियार और पैसा मुंबई, बेंगलुरु और काठमांडू के रास्ते भेजा जाता था। इस हवाला रूट से ही पाकिस्तान तक पेमेंट पहुंचता था। गुड्डू के कहने पर इसी रास्ते से हवाला ऑपरेटर पैसे पाकिस्तान भिजवाते थे। यूपी से होते हुए मुंबई, फिर बेंगलोर और फिर काठमांडू से दुबई और यहां से अबू धाबी पैसा पहुंचता था। इसके बाद सीधे पाकिस्तान के कराची पैसा पहुंचा दिया जाता था। सूत्रों ने बताया कि एजेंसियों को चकमा देने के लिए ये लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर, काठमांडू के अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। अब गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद के इशारे पर काम करने वाले 2 हवाला ऑपरेटर जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। एजेंसी जल्द ही इन दोनों से पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार एजेंसी को कोई बड़ा सुराग हाथ लगा है। अगली बड़ी खबर, असम और यूपी के बाद अब इस राज्य में होगी कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले मदरसों की जांच। मुख्यमंत्री ने जारी कर दिया आदेश। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अवैध मदरसों और उन संस्थानों का रिव्यू कराया जाएगा जहां पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कही। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के अवैध मदरसे, संस्थान जहां पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका रिव्यू कराया जाए। कट्टरता और अतिवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखें। भ्रामक खबरें, संवेदनहीन कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों को पहचानें और आवश्यक कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस के द्वारा विगत दिवस में की गई अच्छी कार्रवाई के लिए भी बधाई देते हुए कहा कि शराब के अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब ना बिके, इस पर सतत नजर रखें और कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ऐसे स्थानों को ध्वस्त कर दें। अगली बड़ी खबर, 2024 में मात्र 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। नीतीश कुमार के बाद अब एक और नेता ने कर दिया बड़ा दावा। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद संजय राउत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के 100 से 110 सीटों तक सिमटने का दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ लहर है और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 से 110 सीटों से हाथ धो बैठेगी। आपको बता दें कि संजय राउत से जब यह पूछा गया कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह कोई भी हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी हो, लेकिन देश 2024 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन देखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। संजय राउत ने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए भारी उलटफेर की ओर इशारा करते हुए कुछ सर्वे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमें सर्वेक्षणों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत स्पष्ट रूप से सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 100 से 110 सीटों का नुकसान होगा और इस बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला है बड़ा भूकंप। अजीत पवार बदलेंगे पार्टी, मंत्री ने किया भूचाल लाने वाला दावा। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बयानों का दौर जारी है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी के साथ में जाने की अटकलों को भले ही खारिज कर दिया है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल ने बड़ा ऐलान कर दिया है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि अजीत पवार का पार्टी बदलना अटल है, राज्य में बड़ा भूकंप आने वाला है। गुलाबराव पाटिल ने कहा कि दोनों की इच्छा है, लेकिन कुंडली के कुछ गुण नहीं मिल रहे हैं। ऊपर वाले ब्राह्मण को पूछा है कि अभी तारीख नहीं मिली है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्द ही तारीख पता चल जाएगी। आपको बता दें कि अजीत पवार को लेकर खबरें सामने आई थी कि जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एनसीपी के भीतर कथित तौर पर 40 विधायकों का एक अलग समूह बना लिया है, उनके समर्थन के हस्ताक्षर प्राप्त किए और उचित समय आने पर बड़ा कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार जल्द ही पार्टी बदल लेंगे। अगली बड़ी खबर, अजीत पवार के बयान पर जमकर भड़के संजय राउत, बोले मैं किसी के बाप से नहीं डरता, सच्चाई चुभ क्यों रही है। ये आपको बता दें कि संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर कड़ा रुख दिखाते हुए साफ किया कि ठाकरे सेना उनको लेकर सख्त लहजे में है। संजय राउत ने कहा कि मैंने सामना में सच्चाई लिखी, जिस कारण एनसीपी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी लिखी सच्चाई अजीत पवार को चुभ क्यों रही है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज एनसीपी के कई नेताओं पर केंद्र
केंद्र जांच एजेंसियों का दबाव है और बीजेपी इसी दबाव के चलते एनसीपी को तोड़ने में जुटी है। जब शिवसेना टूटी थी तो अजीत पवार और उनकी पार्टी ने खूब वकालत की थी। अब जब मैं कर रहा हूं तो अजीत पवार को बुरा क्यों लग रहा है? मैं एमबीए का चौकीदार हूं और यह मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें शामिल सभी पार्टियां एक साथ रहें। आपको बता दें कि नेता संजय राउत ने तल्ख अंदाज में कहा कि मैं सामना में लिखता रहूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अगली बड़ी खबर, अजीत पवार ने एनसीपी नेताओं के साथ होटल में गुपचुप तरीके से की मीटिंग, जल्द मार सकते हैं पलटी। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में माहौल इस वक्त काफी गर्म बना हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी के विधायक तोड़कर अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार को मुंबई के कोलाबा इलाके के एक 5 स्टार होटल में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वालसे पाटिल और छगन भुजबल की मुलाकात हुई। इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि इन नेताओं के बीच में किस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन ये नेता भी अजीत पवार के साथ में खड़े दिखाई दिए। खबर यह भी सामने आ रही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इन विधायकों से फोन पर बातचीत की थी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन करते हुए बीते दिन अजीत पवार ने कहा था कि मैं एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। उन्होंने इन सभी खबरों को अफवाह करार दिया था। अब इन सबके बाद भी अजीत पवार की एक बैठक ने राजनीतिक गलियारों में उनके पार्टी छोड़ने की अटकलों को और तेज कर दिया है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि अजीत पवार चाहते हैं कि उनके साथ पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी बीजेपी के साथ चली जाए, जिससे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एनसीपी पार्टी को फायदा हो सके। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो अजीत पवार का अभी भी बीजेपी में शामिल होने का पूरा इरादा है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी सहित 40 नेताओं का नाम, मुख्यमंत्री योगी भी करेंगे प्रचार। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है। पहले उम्मीदवारों की लिस्ट और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित 40 लोगों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 26 और 30 अप्रैल के अलावा 6 मई को कर्नाटक में रैली की तैयारी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, मात्र 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य में भी कर दिए 5 बड़े ऐलान। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने राज्य की जनता से कई बड़े वादे कर दिए हैं और बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और 1 अप्रैल से राजस्थान में लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलने भी लगा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता से 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य के सभी परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से सस्ता सिलेंडर और बिजली देने के अलावा राज्य की हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने और राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ के साथ 5 बड़ी सौगात, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, हर महिला को 1500 रुपए महीने देंगे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।